जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर पहले का एक्सरसाइज 1.5 है ना, 5वें एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्या है। इंट्रोडक्शन देख लिए थे। बेसिकली इंट्रोडक्शन था क्या कि है ना, रेशनल और इरेशनल पर बेस्ड था। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज क्या है कि पहला एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना। ये रेशनल नंबर और इरेशनल कहने का मतलब हमें इन पांचों सवालों में ये देखना है कि इसमें से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। ठीक है, रेशनल क्या होता है, जिसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स और क्यू बराबर 0 नहीं होता। इरेशनल क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब पी और पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वहाँ पी और क्यू इंटीजर होगा और क्यू बराबर 0 नहीं होगा। केवल हम रेशनल में पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल को हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बताना 2 - √5 इरेशनल है या रेशनल है। तो सबसे पहले इस √5 को देखो। √5 क्या है, √5 इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि √5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, √5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलो या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलो, बात एक है। रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब एक होता है। √5 का मतलब ना ही ये चीज़ें कटती हैं पूरी की पूरी और ना ही रिपीट होती हैं। बिना कटे और बिना रिपीट हुए बढ़ती चली जाती हैं इनफाइनाइट तक, है ना। तो अगर जैसे मान लो, अगर मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ कोई 2.396856 ऐसे ही कोई नंबर, मैं इसकी वैल्यू नहीं बता रहा, √5 की वैल्यू नहीं बता रहा। √5 की भी वैसे कुछ वैल्यू होगी, 2 पॉइंट करके इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। क्या होगी ये एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। 2.36936 ऐसे कुछ होती है। खैर, मान लो कि ये कोई नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये बिना रिपीट हुए बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसमें से मैं 2 या कोई 1 मान लो सब्ट्रैक्ट करूँ, 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, -1 करूँ। अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा? 2 में से 1 पॉइंट, इसमें 0 0 0 0 लिख सकते हो। 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर ये 0.3968, ये चीज़ तो वैसे की वैसे ही सेम एग्जैक्ट उतर जाएगी। कहने का मेरा मतलब है कि अगर किसी यही प्रॉपर्टी भी इंट्रो में पढ़ाई गई थी, अगर किसी इरेशनल नंबर में से हम किसी रेशनल को जोड़ते हैं या घटाते हैं, बात को समझो, रेशनल नंबर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, बात को समझो मेरी। रेशनल नंबर के साथ अगर किसी भी इरेशनल नंबर का हम ऑपरेशन करते हैं, ये अपने कॉपी में फेयर में लिख लेना इस चीज़ को। अगर रेशनल नंबर के साथ हम किसी इरेशनल नंबर का बीच में प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ 2 माइनस है, या अगर यहाँ 2 प्लस होता या 2 मल्टीप्लाई होता या 2 डिवाइड होता, हो सकता है ना, तो वो सारी की सारी कंडीशन में इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही हमारा क्या नाम था, इसकी प्रॉपर्टी थी, ये इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, हम रेशनल नंबर के साथ जब किसी इरेशनल नंबर का क्या नाम है ऑपरेशन करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल आता है, 0 को छोड़ के। अभी मान लो रेशनल की जगह तुम 0 ले लो तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, एक्सेप्ट 0। अगर इंट्रो देखे होते ढंग से या देखोगे तो एकदम बेहतरीन ढंग समझ में आएगा। लेकिन यहाँ इतना ही समझो, इंट्रो में वो 15 मिनट के वीडियो, 15 मिनट जो इस टॉपिक पे दिया, उसका ये मतलब था कि इस रेशनल नंबर या इरेशनल के साथ जब हम ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशन मतलब 4 चीज़, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 चीज़ करते हैं, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है एक्सेप्ट 0। यहाँ 0 अगर ले लेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, 0 × 0, या डिवाइड के डिनोमिनेटर में 0 ले लो, 0। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो पहला क्या हो गया, इरेशनल नंबर। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, ये 3 + √3 है, √23 माइनस 20, रूट में 23 है। अब देखो प्लस माइनस ये दोनों 0 हो जाएंगे तो बचेगा 3, जो कि 3 क्या है, रेशनल नंबर। पहला इरेशनल, दूसरा रेशनल। तीसरा देखते हैं। √7/√7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2/7 बचेगा, 2/7 भी रेशनल है। अब रेशनल क्यों है या कैसे, अभी बहुत बताया हूँ इन सब के बारे में। ये पी अपान क्यू के फॉर्म में, इसे भी अपान हम 1 कर सकते हैं पी अपान क्यू के फॉर्म में। ठीक है, वगैरह वगैरह। अब 1/√2 की देखते। अभी ये प्रॉपर्टी बोला कि किसी रेशनल नंबर या इरेशनल के बीच में अगर ये इन चारों में से कुछ है तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। 1 हमारा रेशनल है,
रूट 2 हमारा इरेशनल है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इरेशनल नंबर। देखो आता क्यों है, ऐसा मत सोचो कि मैं बस रटा रहा हूँ। जैसे मान लो रूट 2 है, इसको जब तुम रेशनलाइज करोगे तो रूट 2 ऊपर आ जाएगा, अपान में नीचे 2 आएगा, ठीक है। इसको रेशनलाइज करोगे तो यही सेम चीज़ आएगी। अब देखो रूट 2 का मतलब होता है 1.414 ऐसे करके कुछ होता है इनफाइनाइट तक, और नीचे 2 है। अब जब ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी तो तुम डिवाइड करते कहाँ तक रहोगे भाई? जैसे देखो इसी को पूरा डिवाइड करके लिखना, अगर केवल इतना ही होता तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ आ जाता, लेकिन जब ऊपर का चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक लॉजिक के साथ देखो, मैथ का जो कॉन्सेप्ट है अभी उसे छोड़ो, एक लॉजिक ही लगाओ कि 1.414578 ऐसे कुछ भी बिना रिपीट हुए आएगा। तो अब अगर हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, वो इनफाइनाइट तक लंबा है तो हमें इनफाइनाइट तक लंबा डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? अब हम कहाँ तक करेंगे जब ऊपर वाला ही डिफाइन नहीं है कहाँ तक जाएगा, डेफिनिट है या इनडेफिनिट, फाइनाइट है, तो हम नीचे वाले से डिवाइड करके क्या ला पाएंगे? इनफाइनाइट ही आएगा, इसलिए इरेशनल ही बनता है, ठीक है। ये इसलिए क्या है, 1/√2 इरेशनल नंबर ही है, ठीक। इसका 2 पाई देखते। पाई, हाँ इंट्रो में कल शायद भूल गया था या बताया था, मुझे याद नहीं। पाई इरेशनल नंबर होती। पाई की वैल्यू हम जो लेते हैं वो 22/7 अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लेते हैं। हालांकि इसकी वैल्यू होती है 3.14, इस तरह कुछ 3.1415 ऐसे कुछ होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। अगर किसी इरेशनल नंबर में तुम रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे 2 × पाई तो वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। नोट कर लो, फटाफट आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं ना। उसमें क्या है, क्वेश्चन 2 में सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देख लो कि ये जो भी इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, उसके लिए वो जो आइडेंटिटी थी कि a + b का होल स्क्वायर, a² - b² बराबर क्या होता है ना, इसके बराबर a² + b² + 2ab। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, ठीक है। a - b का a² - b² बराबर होता है a + b या a और a - b, है ना। ये जो आइडेंटिटी थी जो हम क्लास 6th 7th 8th में पढ़े थे वो सब अप्लाई होंगे, इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। आगे चलते यही सब आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, फिर और सिंप्लीफाई आसानी से कर लेना है। देखो मैथ में क्या है ना भाई, अगर तुम खुद से 2-4 सवाल नहीं लगाओगे, ठीक है 2-4 सवाल यहाँ जो भी बताया जाता है देख लो, लेकिन अगर खुद से अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे ना तो वो थोड़ा सा कम समझ में आएगी, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट लिखा जाता ना, एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हालांकि दुनिया में कोई परफेक्ट होगा नहीं प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस हमें थोड़ा और बेहतर बनाती है, बेटर बनाती है ना। जैसे तुम्हें अगर कुछ पॉइंट तुम्हारे मिस हो रहे होंगे, तुम प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें तुम्हारी कवर हो जाएगी और बेहतर बनोगे, है ना। 2-4 सवाल अपने मन से कर लिया करो, और नहीं कर पाओ तो यही जो होते हैं बिना देखे एक बार रफ में कर लिया करो, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो एक स्टेप लेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले टर्म से पूरे में करेंगे, फिर दूसरे टर्म से पूरे में। ये क्लास 5th 6th बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा देख लो, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी देखो 2 + √2, ठीक है। सिंबल के साथ हम लेते हैं और सिंबल के साथ मल्टीप्लाई भी होती है, ठीक है। 3 × 2 = 6 + 3 √2। अब ये देखो 3 √2 एक रेशनल एक इरेशनल दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी संख्या 3 √2 इरेशनल आ जाएगी, समझ में आया। प्लस √3 × 2 तो 2 √3 आ जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। प्लस √3 × √2 √6। देखो मल्टीप्लाई का नियम था कि अगर किसी 2 इरेशनल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है या रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई हो जाता है, अंदर वाले का अंदर से। तो इसके बाहर 1 था √2 के बाहर, √3 के भी बाहर 1 था, 1 × 1 1 आ गया, और √3 के अंदर यहाँ 3 यहाँ 2 है, 6 आ गया, 3 × 2 = 6, ठीक है। अब देखो प्लस का क्या केस था, प्लस और माइनस वही 2 इरेशनल क्वांटिटी तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं जब उनके रूट के अंदर का मटेरियल सेम हो, बाहर क्या उससे कोई मतलब नहीं। अगर रूट के अंदर का मटेरियल सेम हो तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो यहाँ इस रूट में 2 है, इस रूट में 3, इस रूट में 6 है, तो यहाँ कोई ऐड ही नहीं होगा और इसमें रूट ही नहीं है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर मान लो यहाँ 2 √3 के बजाय 2 √2 होता तो 2 √2 और यहाँ 3 √2, 3 × 2 = 5 √2 आंसर आ जाता है। क्लियर है। रूट के अंदर अगर क्वांटिटी सेम है, मटेरियल सेम है, डिजिट सेम है, टर्म सेम है,
तभी वो टर्म जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। आगे देखते हैं। 3 + √3 3 - √3, ये a + b हो गया, a - b हो गया, यानी कि a² - b²। अभी अभी बताया, क्लियर हुआ क्या चीज़ है? ठीक है, 3 यानी a + b a - b, a + b a - b की आइडेंटिटी होती है। फार्मूला क्या होता है? a² - b²। तो 3 का स्क्वायर कर दो -√3। b का मतलब, अब b का मतलब केवल 3 नहीं है, बात को समझो। b का मतलब है कि पूरा, समझ में आ रहा है? a² - b² कर दो। 3 का स्क्वायर जब होगा क्या आ जाएगा? यहाँ 9 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 = 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते, देखूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं यार। हाँ ठीक, चलो आ रहा है। इसको देखते हैं। √5 और a + b का होल स्क्वायर करना है। ये a हो गया, ये b हो गया, a + b का होल स्क्वायर, तो a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 5 का स्क्वायर से ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 + 2 प्लस 2 √5 और √2 मल्टीप्लाई 2 √10, 5 + 2 7 प्लस 2 √10। अब देखो, अब ये देखो, अगर इसमें 7 के साथ √10 होता तो ये जुड़ जाता। अगर 7 के साथ कोई भी √10 के अलावा कुछ भी होता, √5 √6 √7, तो ये नहीं जुड़ते, क्योंककि ऐड करने के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी सेम होना मांगता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे देखते हैं। a + b a - b, सेम काम यहाँ भी है। a + b a - b, यहाँ a - b पहले दे दिया या a + b बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a² - b² का हम फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। a² यानी √5 का स्क्वायर, b² यानी √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। देखो, हालांकि ये मैं जो बता रहा हूँ रूट से स्क्वायर कैंसिल होता, एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता, उसकी वैल्यू ख़त्म कर देता है। बात समझ रहे हो ना? जैसे हम जो करते हैं कि अगर जैसे मान लो 2x - 3 = 4 है, तो हम -3 को बोलते हैं उधर ट्रांसफ़र कर दो। एक्चुअल में वो ट्रांसफ़र होते नहीं हैं मेरे भाई। रूल क्या है कि हम अगर -3 को हमें यहाँ से टर्मिनेट करना, ख़त्म करना है, तो इधर भी +3 करेंगे, उधर भी +3 करेंगे। जब इधर +3 करेंगे तो +3 - 3 0 हो जाएगा, तो 2x इधर बचेगा, और इधर 4 + 3, यही इसीलिए हम शॉर्टकट में बोलते हैं ट्रांसफ़र कर दो। बात समझ में आ रही है? यहाँ जो है ये रूट और स्क्वायर एक्चुअल में कैंसिल नहीं होते, उसकी वैल्यू ख़त्म कर देता। 5 - 2 क्या आ जाएगा? 3। फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या हमारा कहता है। रिकॉल पाई जो है, ये सवाल जो लिखा गया है इसको मैं समझा रहा हूँ, एक बार खुद पढ़ लो, है ना, फिर मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, पढ़ लो, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, सर्कमफ्रेंस को सी कह दो, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। कहने का मतलब, ये जो सॉल्यूशन देखो इसका, ये जो पाई क्वेश्चन बता रहा है, पाई जो है वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। पाई इज डिफाइंड एट द रेशियो एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी कि पाई जो है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर, सर्कमफ्रेंस सी डायमीटर डी का रेशियो होता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा रेशनल नंबर के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी नंबर को हम, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, अगर किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख दें, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दें, और जहाँ p और q दोनों इंटीजर हों और q = 0 ना हो, तो वो रेशनल नंबर होते हैं। कैमरा चालू है कि नहीं? ठीक, ये बोला जाता है कि रेशनल p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और p q इंटीजर होना चाहिए जहाँ q = 0 ना हो, यही रेशनल की डिफिनीशन होती है। तो पाई इरेशनल कैसे? देखो, पाई हमें पता है इरेशनल है। देखो कंट्राडिक्शन क्या है इसका, सवाल ये कह रहा है अगर पाई इरेशनल है तो हम इसे p/q के फॉर्म में कैसे लिख ले जा रहे हैं। बात को समझ रहे हो? सवाल क्या कह रहा है कि हमें पता है, हम पीछे इंट्रो में भी पढ़े, अभी पढ़े कि पाई एक इरेशनल नंबर, इरेशनल इसलिए है क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए इरेशनल नंबर है। तो फिर अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसे हम p/q यानी c/d के फॉर्म में कैसे लिख ले जा रहे हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में उसे हम कैसे लिख रहे हैं, यही है, इसी को समझाना है। देखो होता क्या, पाई = c/d आया कहाँ से, पहले से देख लो, तुरंत बता रहा हूँ। जैसे अगर कोई सर्कल है, मान लो उसका, है ना,
रेडियस ये है, रेडियस ये भी होगा, यानी कि पूरा का पूरा ये d है। डायमीटर ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, देखो ये जो लेंथ है ना, ये जो सर्कल की लेंथ है, इसी पूरे लेंथ को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो लेंथ है इसी को अगर मापोगे, जो भी यूनिट आएगी, जितना भी आएगा लेंथ, वही वो लेंथ जो होगी वो सरकमफ्रेंस की लेंथ होगी। सरकमफ्रेंस ये है, डायमीटर ये है, ये है। यानी कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता था, c = 2πr होता है। ये पढ़े हो गए। अब देखो हमें पाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से पाई के बराबर क्या हो जाएगा, c/2r। अब देखो 2r, r + r, 2r किसके बराबर है, d के बराबर, तो c/d। पाई बराबर ये जो c/d आया ये यहाँ से आया, वहीं से आया, ये वाला ये चीज़ वहाँ से आया। ठीक है, कहाँ से आया, क्लियर हुआ। अब देखो यही बात क्या होती है कि दुनिया में अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे अगर हम ये जो मीटर होता है नापने वाला, इंची टेप जिसे हम बोलते हैं, लेंथ को मेजर करने वाला, अगर हम उसी से ही इसे मापें ना, अगर इसके डायमीटर को मापें या सरकमफ्रेंस को मापें, तो हम कहीं ना कहीं उसके एकदम अप्रॉक्सीमेशन पर जाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी नहीं माप पाएंगे। बात समझ रहे हो। अगर हमें यही लेंथ मापनी है, अगर हमें मान लो ये यहाँ से यहाँ तक मापनी है, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा, एग्जैक्ट के करीब देगा। जैसे मान लो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर, 10.54 सेंटीमीटर है, तो ये हमें 10.53339 ये कहीं ऐसा दे सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं देगा। मेरी बात समझो, एग्जैक्ट हमें पता भी नहीं चलते। एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि हम लेंथ एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाते। बात समझ रहे हो। तो ये जो c है ये भी हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, और ये d भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन वाली वैल्यू होती है, लगभग के करीब होते हैं। और ये क्लियर नहीं हो पाता कि दोनों में से कौन इंटीजर है कौन नहीं है। बात समझ रहे हो। देखो सिंपल सा हमारा सवाल क्या था, एक बार फिर से देखो। पाई इरेशनल है तो हम इसे c/d के फॉर्म में कैसे लिख दिए, यही हमें सुलझाना था। तो क्लियर ये था, रेशनल की परिभाषा ये थी कि c और d के फॉर्म p/q के फॉर्म में लिख दिए, लेकिन p और q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों इंटीजर नहीं हैं। इनमें से एक तो पक्का नहीं है। बात समझ में आ रही। इनमें से कोई एक इंटीजर पक्का नहीं है, और अगर इंटीजर नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू से हम कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो इसीलिए ये भी फिक्स नहीं आता। बात समझ रहे हो। अगर ये इंटीजर होते तो काटा पीटी करके रेशनल नंबर हो जाता। बात समझ रहे हो। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू c और d दोनों के दोनों, क्योंकि हम लेंथ जो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। और यहाँ का कॉन्ट्राडिक्शन ये है, तुम लिख लेना, बिकॉज c and d आर नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है कि नहीं यार, कैमरे में पता चले। चलो ठीक है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू एंड द लेंथ आर अप्रॉक्सीमेट लेंथ, है ना। द लेंथ्स आर अप्रॉक्सीमेशन। बात को समझो, ये जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट मतलब कुछ लगभग में है। ये एग्जैक्ट लेंथ्स आर नॉट एग्जैक्ट। नॉट एक्यूरेट, एग्जैक्ट बोलो, एग्जैक्ट। ठीक है, देयरफॉर द पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। यहाँ नीचे लिख लेना, देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नोट करो इसे, आगे चलते हैं। इसमें कैमरे में आ नहीं रहा, 1 मिनट। ठीक है, लेंथ आर नॉट एग्जैक्ट, देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर। सिंपल सी बात थी कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, उसे c/d में हम इसलिए लिख ले जाते हैं क्योंकि c और d जो है वो एग्जैक्ट लेंथ उसका हम मेजर नहीं कर सकते, है ना। हम एक्यूरेट में जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकाल पाते हैं। जब फिजिक्स में क्लास 11th में जाओगे पढ़ोगे, उसमें एक चैप्टर ही एरर करके है। हम कितनों सही करना चाहे उसमें थोड़ी बहुत एरर ज़रूर आ जाती है। जैसे अभी हम नंबर लाइन में पीछे ही पढ़ें, थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं कि नंबर लाइन में अगर हमें 3.456 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो 3.456 देखो, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 3.456, तो ये 3.456 यहीं कहीं आएगा। अब इसे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के थ्रू जूम करते जाओ, कुछ क्लियर ही नहीं रहेगा कहाँ आएगा। बात समझ में आ रही। थोड़ी बहुत एरर रहती ही है,
नोट कर लो फटाफट, चलते हैं आगे। चलो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, रूट में 9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसका हल्का सा मैं इंट्रो वाला जो था रूट एक्स को कैसे बताया था, रूट 2 को कैसे बताया था, उसी तरह से इसे ही बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर हमें किसी भी रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, स्टेप 1 क्या होता है कि जितने रूट के अंदर जो भी लेंथ दी जाती है 9.3 दिया गया। अब अगर कॉपी में बनाओगे तो सेंटीमीटर ही मान के चलोगे, तो 9 पॉइंट जो भी दी जाए यूनिट, जो भी मतलब टर्म दिया जाता है, जो भी डिजिट होती है, उतना ही सबसे पहला स्टेप होता है। उतनी ही लेंथ का हम एक लाइन ड्रा करते हैं, जिसे नाम दे दो तुम ए और बी, ए बी दे दो। ठीक है, ये लेंथ क्या हो गई, कितने के बराबर है, 9.3 के बराबर। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, ड्रा ए लेंथ ए बी इक्वल टू द 9.3 यूनिट की जगह सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, जो भी यूनिट लोगे वही यूनिट हमेशा चलती रहेगी, इसलिए 9.3 यूनिट की एक लेंथ ड्रा करेंगे। ड्रा ए लेंथ ऑफ 9.3 यूनिट, क्लियर पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, इंक्रीज, देखो दूसरा स्टेप क्या है, ध्यान से देखो, उसमें मैं बताया था उतनी ही बेहतर से अभी यहाँ भी बताऊँगा। ठीक है, ए और बी को, पहला स्टेप था कि ए और बी को मतलब ए और बी ड्रा करो, जितना रूट के अंदर होता उतना ही लाइन। अब दूसरा स्टेप क्या है कि बी से सी तक एक लाइन ड्रा करो, इसी के मतलब इंक्रीज द लेंथ ए बी फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक 1 यूनिट डिस्टेंस। अगर तुम इसे 9.3 सेंटीमीटर ले रहे हो तो इसे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, अगर इसे मीटर ले रहे हो तो मीटर, किलोमीटर, जो भी समझ में आ रहा है ना। 2 स्टेप, पहला स्टेप था कि ए से बी तक हमें वही लेंथ ड्रा करनी जो रूट के अंदर होगी। दूसरा स्टेप, हमें एक यूनिट, केवल एक यूनिट बी से सी तक इंक्रीज करना है। ठीक, अब देखो तीसरा स्टेप क्या है, हमें ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढना है। पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा हमें ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट दोनों को मतलब दोनों आधा आधा बट जाए, जिसको ओ नाम देंगे। अब देखो ये मिड पॉइंट तुम बाइसेक्टर कंपास का यूज करके निकाल सकते हो। देखो इस तरह करोगे, यहाँ आर्क बनेगा, इस ए को सेंटर मानोगे, यहाँ कट मारोगे, यहाँ कट मारोगे, इसी तरह सी को सेंटर मानोगे, यहाँ कट, ये इसे कटेगा, इसे कटेगा, दोनों को मिलाओगे, जहाँ मिलेगा वही हमारा बाइसेक्टर होगा, वही हमारी मिड पॉइंट होगी। ठीक है, देखो हमें मिड पॉइंट किसी तरह से मिल गई, तुम को किताब में करो, नहीं तो फिट से भी, स्केल से भी कर सकते हो। खैर ज्योमेट्रिकली करना है तो कंपास से करो, ज़्यादा बेहतर लगेगा। उसके बाद ये मिड पॉइंट ओ मिल गया। अब देखो ए ओ बराबर क्या है, ओ सी, तो इन दोनों में से हम किसी को रेडियस मानेंगे, ओ को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, ए सी पर एक हम सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, वाह भाई मस्त बना यार। ए और सी तक एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। स्टेप पहला ध्यान से देखो, ए से बी तक हम गए, वो लेंथ बी से सी 1 यूनिट, पूरे का पूरा मिड पॉइंट निकालें, सेमी सर्कल ड्रा किए। ठीक है, अब देखो बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो कि जो इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर दे, यानी जहाँ टच कर दे, इंटरसेक्ट बोलो, टच बोलो। ठीक है, ये जहाँ टच करते इस पॉइंट को बोल दो पी, तो ये जो लेंथ होगी बी पी या पी बी, यही लेंथ हमारी रूट 9.3 होगी। ठीक है, बात समझ में आई। ये जो लेंथ होगी, यही रूट में जो भी दिया जाएगा वही लेंथ होगी, इतना ही यूनिट। अब ये होती कैसे है, इंट्रोडक्शन में इसको प्रूफ किया हूँ कि ये लेंथ आई कैसे, अभी यहाँ भी हल्का सा बता दे रहा हूँ। खैर इसके आगे देखो क्या होगा। स्टेप पहला ये, दूसरा, तीसरा मिड पॉइंट, चौथा सर्कल, पांचवा बी से जब इसको ड्रा कर दोगे तो ये हमारा जो रूट में दिया जाता है वो मिल जाएगा। उसके बाद बी को सेंटर मानो, इस नंबर लाइन को, इस लाइन को इंक्रीज ऐसे कर लो। अब इसको सेंटर मान के एक आर्क मारो, जहाँ ये कट करेगी वही यूनिट जो होगा, है ना, वही यूनिट रूट में 9.3 होगा। ये मान लो यम, इस पॉइंट को यम मान लो। बात समझ में आई क्या? थोड़ा पसीना पोंछ लो यार, गर्मी बहुत हो रही है भाई। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि जहाँ ये लाइन ड्रा हो गई, मिल गई हमें, रूट में 9.3 है। अब जो है बी को सेंटर मानेंगे,
बीपी पीबी या बीपी को रेडियस लेके हम एक आर्क ही बोलो, आर्क ड्रा करेंगे यूँ, जहाँ नंबर लाइन पे टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट हमारी रूट में जो भी दिया जाएगा वो होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसे लिख सकते हो, नहीं तो मैं बता दिया। स्टेप पहला है कि ड्रा ए लेंथ ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट या 9.3 सेंटीमीटर मान लो। एंड सेकेंड स्टेप क्या लिखोगे, बंद कर दूँ इसे, इंक्रीज द लेंथ ए बी फ्रॉम बी टू पॉइंट सी 1 यूनिट, इंक्रीज 1 यूनिट लेंथ फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, देखो बात ये है, मैथ का मतलब है कि तुम एग्जामिनर को, टीचर को या दोस्त को समझा ले जाओ। समझ रहे हो? तुम ग्रामेटिकल में क्या लिख रहे हो, ग्रामेटिकल एरर थोड़ा बहुत चल जाता है, तुम्हारा जो सेंस वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अपना कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना। और नहीं भी लिख पा रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे भाई। क्लास 9th में अगर इंग्लिश में अपने आप से नहीं लिख पाना तो ये बहुत टेंशन लेने की बात नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा ये, इसे क्या स्टेप बोलो, मिड पॉइंट ढूंढना, तीसरा स्टेप सेमी सर्कल, चौथा स्टेप इसे ड्रा करो, पाँचवा है। 5 स्टेप में ख़त्म है। अब देखो ये रूट में 9.3 का मतलब क्या है, रूट 9 का मतलब क्या होता है 3, यानी कि अब देखो रूट 9.3 का मतलब ये इसका मतलब होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, अब देखो होता कैसे हमें पता चलेगा कि ये नंबर लाइन कहाँ से हम स्टार्ट करें और कहाँ ले जाके ख़त्म करें। नंबर लाइन पे क्या होता था, जैसे यहाँ 0 होता था, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, तो हम 0 से ही किसी को भी मापना होता था मापते थे। यहाँ क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट हमारा इस नंबर लाइन के हिसाब से 0 बनेगा। ठीक है, बी हमारे हिसाब से ये 0 बनेगा। यहाँ सी तक हम बी से सी तक 1 यूनिट लिए थे तो ये 1 यूनिट होगा। यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं 3 पॉइंट समथिंग होगा। समझ में आई बातें? बी को हम 0 मानेंगे, सी 1 यूनिट होगा, यहाँ कहीं 2 यूनिट होगा, 3 यूनिट, उसी के बाद ये पॉइंट ड्रा होगी। जब तुम क्या नाम है स्केल एकदम बेहतरीन ढंग से करोगे, 9.3 सेंटीमीटर ड्रा करो, फिर उस पर 1 यूनिट और इंक्रीज करो, ये पूरा 10.3 हो जाएगा। उसका मिड लो, सेमी सर्कल करो, फिर जो आएगा आंसर वो बेहतरीन आएगा। देख लेना तुम करके कॉपी में। अब यहाँ मैं इतना बड़ा फिट कैसे लेके आऊँगा, है ना? इसी तरह होता है, आगे देख लो। लास्ट सवाल बचा है, तब तक के लिए इसे नोट करो, आगे चलते हैं। इस ओ को मैं मिटा ही दूँ, नहीं तो कन्फ्यूज रहोगे। ठीक है, कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट बी है यहीं से हम मापेंगे दूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि रेशनलाइजेशन है ना? रेशनलाइजेशन का सिंपल मतलब है, इसके इंट्रो में इस एक्सरसाइज के बेहतरीन ढंग से बताया हूँ। और अगर नहीं भी बताया होगा या भूल गया होगा या जो भी है, हालांकि बताया हूँ, नहीं देखने का मन हो तो रेशनलाइजेशन का सिंपल साज मतलब जान लो, कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भूलेगा ही नहीं। रेशनलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में जो रूट है, अगर ये रूट में है तो ये इर्रेशनल है। अब हमें इसी इर्रेशनल डिनोमिनेटर को हमें रेशनल बनाना है। रेशनल हम इसलिए बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी रहे। सिंपल मतलब इसका सेंस समझे क्यों हम करते हैं। अब देखो रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं। रेशनलाइजेशन में अगर केवल एक टर्म है, जैसे 1, और इसे ले लो 1√2, 1/√9 ले लो, कुछ भी ले लो, √10 ले लो, तो रेशनलाइजेशन में अगर डिनोमिनेटर में ऊपर क्या उससे कोई फ़र्क नहीं, डिनोमिनेटर में अगर केवल एक टर्म है तो हम करते क्या है, इसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस उसके बाद सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, जैसे ये एक टर्म, ये टर्म क्लियर है ना, जहाँ प्लस और माइनस लग जाते हैं वहीं टर्म अलग हो जाते हैं। केवल प्लस माइनस की बात करो, मल्टीप्लाई डिवाइड की ना। ठीक है, तो ये √7, ये √6 2 टर्म है, तो इन्हें भी सेम वही करेंगे, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। रेशनलाइजेशन का मतलब है डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। हालांकि न्यूमरेटर से भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे लेवल में ये क्या है कि डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर बीच में सिंबल है तो सिंबल चेंज करके करो, माइनस है तो प्लस से √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ प्लस होता तो √7 माइनस √6 से करते। क्लियर चीज़ें, आगे फटाफट कर लेते हैं। जब बेस मजबूत हो जाता ना तो वो क्या नाम, दीवार खटाखट जुड़ती है। पहले भीम तक ही तो दिक्कत होती है।
फाउंडेशन अगर बढ़िया बन गया तो उसके बाद दीवार तो खटाखट हो गई। इसको करेंगे कैसे, 1/√7 सिंगल टर्म है, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर √7 आ गया, नीचे √7 यानी रूट में 49 आ गया। √49 की वैल्यू 7 होती है। मेरे साथ चल पाए कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, रूट में 49 आ जाएगा। 7 × 7 49 रूट देखो मैं भी क्या लिखा, √49 की फिर वैल्यू होती है 7। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, 1/√7 माइनस √6 है। नीचे 2 टर्म है तो सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, 1 में मल्टीप्लाई होगी। नीचे वाला देखो, a + b a - b, a + b a - b यानी a² - b²। a का स्क्वायर करो माइनस b का स्क्वायर करो, स्क्वायर से ये कैंसिल है ना, रूट कैंसिल। अब 7 यहाँ 7 बचा, यहाँ 6 बचा, 7 - 6 = 1, √7 + √6। अब अपान में 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क ना है। ठीक है, यहाँ देखो क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, यही मल्टीप्लाई कर देगा। क्वेश्चन ये है, यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √5 - √2 अपान √5 - √2 मल्टीप्लाई करो फटाक से। a + b a - b, a + b a - b यानी a² - b²। √5 का स्क्वायर करोगे, √5 का स्क्वायर यानी रूट से स्क्वायर कैंसिल यानी 5 आया। बात देखो, मेरे साथ चलना सीखो, मैं इतना स्पीड में बना दूंगा तुम्हें कि तुम ये सब सवाल देख कर आंसर बता दोगे। ठीक है, √5 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 बचा, फिर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा 2, 5 - 2 = 3 आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, चौथा खुद करना। ठीक है, चौथा खुद करना। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।